नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों यार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं आपकी इंग्लिश पेडागोजी बाहुबली एमसीक्यू सीरीज जो चलाते हैं उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है दोस्तों रेमेडियल टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, होम रूल और किसने कौन से डायरेक्ट मेथड किसने दिया, आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड किसने दिया, CLT मेथड किसने दिया, ये सब सारी बातें हम जानेंगे। 30 क्वेश्चन दोस्तों मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम, मतलब 31 से 60 तक। तो दोस्तों अगर एक बार बता दीजिए आवाज़ वगैरह सही हो तो आज की सेशन स्टार्ट की जाए। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं पेन ले लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट। रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, मतलब रेमेडियल जो वर्क होता है, रेमेडियल टीचिंग जानते हो दोस्तों, पहले किसी भी समस्या का डायग्नोस करते हैं उसके बाद उसका इलाज करते हैं। ये रेमेडियल टीचिंग का फंडा होता है। और दोस्तों रेमेडियल टीचिंग मतलब ये कभी नहीं होता है कि उसका मतलब रीटीच। रेमेडियल टीचिंग का मतलब यही होता है दोस्तों। चलिए आंसर दे, फिर इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। तो रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स ड्रिल एंड स्टडिंग, रिवीजन ड्रिल, सिचुएशनल कम्युनिकेशन, गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस, या फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा सही है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व, सबसे पहले दोस्तों रेमेडियल टीचिंग के बारे में जानते हैं। रेमेडियल टीचिंग होता क्या है? जब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी विषय में कमज़ोर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैथ में कमज़ोर है, जो कोई इंग्लिश में कमज़ोर, जो वीकर स्टूडेंट होते हैं, तो सबसे पहले उनके वीकर सेक्शन का पता लगाया जाता है कि वो किस एरिया में उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही है, पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए ये पहला प्रोसेस चलता है डायग्नोसिस का, मतलब पता लगाया जाता है कि उनका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है। उसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा, मतलब स्कूल से चलने से पहले या स्कूल ओवर होने के बाद उन्हें रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। लेकिन दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, इसका आशा ये नहीं कि रेमेडियल टीचिंग मतलब होता है रीटीच करना। जी नहीं दोस्तों, मतलब रेमेडियल टीचिंग मतलब ये बात होती है कि वे बच्चे जो पीछे छूट गए किसी समस्या के कारण, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ देना, ताकि कोई भी उनका सेक्शन कमज़ोर न रह जाए, वो अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश, मतलब रेमेडियल तो है लेकिन क्या बोला है, इंग्लिश बोलने में कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं रेमेडियल वर्क पे। क्या ड्रिल एंड स्टडिंग, रिवीजन ड्रिल, सिचुएशन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों जब स्पोकन वाली बात होगी, मतलब बोलचाल की बात होगी, संप्रेषण की बात हो गई, तो क्या हो जाएगा, रिवीजन करना, ड्रिल और सिचुएशनल कम्युनिकेशन, मतलब एक सिचुएशन मतलब एक स्थिति को देकर और उसके साथ संप्रेषण करना इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा, रिवीजन ड्रिल सिचुएशनल कम्युनिकेशन, मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड, प्रोफेसर एस हॉर्न्सबाई, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर CJ डैडसन, या फिर प्रोफेसर जस्पर्सन। बताएं दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड दोस्तों, तो प्रोफेसर CJ डैडसन ने आपका बाइलिंगुअल मेथड दिया था। बाइलिंगुअल मेथड होता क्या है दोस्तों, इनका कहना ये था बाइलिंगुअल मेथड में कि कभी जब कोई भी टारगेट लैंग्वेज को सिखाने से के लिए आप उसके साथ, मतलब आप जो आपका मदर टंग है उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। ये मतलब था इनका बाइलिंगुअल मेथड का। बाइलिंगुअल मेथड में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट दोस्तों याद करने लायक। इसका भी यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस होता है, इसमें मदर टंग अलाउ था, और इसमें फोकस टारगेट लैंग्वेज किया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको समझने के लिए आप मदर टंग का यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई साउथ का बच्चा है, मतलब तमिल या केरल का बच्चा है, और उसे आपको टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश पढ़ाना है, तो
मान लीजिए कि उसे पढ़ाना है कि दिस इज़ अ बॉय, तो इसे समझने के लिए अब वो लड़का केवल अपने मदर टंग को जानता है। अब तमिल में कुछ भी बोला जाता हो कि लड़के को क्या बोला जाता है, लेकिन उसे समझने के लिए दिस और बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, अन्ना यानी जो भी होता हो, तो उसको इसको समझने के लिए उस बच्चे को केरल के जो भाषा है तेलुगु, वो तेलुगु में का सहारा ले सकता है। ये बात किसने कही थी? बाइलिंगुअल मेथड में कही गई थी। इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है दोस्तों? इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग होती है सेंटेंस। और किसने दिया था? प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने। आपको डॉक्टर वेस्ट के मेथड पता ही है। डॉक्टर वेस्ट मेथड का भी साइलेंट मेथड कहा जाता है। डॉक्टर वेस्ट मेथड में ये बोला गया कि इफ़ यू वांट टू स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली और विथ एक्यूरेसी, तो आपको अधिक से अधिक क्या पढ़ना पड़ेगा? रीडिंग कीजिए। आप जब साइलेंट रीडर बनिए, अधिक से अधिक रीडिंग कीजिए। गो टू द लाइब्रेरी रेडी डेली एंड रीड न्यूज़पेपर डेली। मतलब जितना ही आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे उतनी आपकी क्या होगी? वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, और उतना ही आपके बोलने में क्या होगा? फ्लुएंसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी। ये बात किसने बोली गई थी? डॉक्टर वेस्ट मेथड में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हु डेवलप्ड साइलेंट मेथड? हु डेवलप्ड साइलेंट मेथड? देखिए दोस्तों, आ ही गया। नॉम चॉम्स्की, सॉसर्स, डॉक्टर वेस्ट या फिर डेलहाइम्स। यू हैव 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो हु डेवलप्ड साइलेंट मेथड दोस्तों? तो डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट ने इसको दिया था। अभी बताया मैंने कि साइलेंट मेथड है। इन्होंने यही बात बोली थी कि आप यदि आप अपने टारगेट लैंग्वेज में अपने संप्रेषण मतलब कन्वर्सेशन को सॉरी, अगर आप अपने संप्रेषण को या फिर कन्वर्सेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हो तो आप अधिक से अधिक पढ़ो, ताकि आपका क्या हो? वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, वर्ड पावर स्ट्रांग हो। आपके पास वर्ड पावर रहेगा तो यू कैन स्पीक एनी वर्ड इन फ्रंट ऑफ एनी वन विथ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन इन टीचिंग प्रोग्राम। पूछ रहा है इवेल्युएशन इन टीचिंग प्रोग्राम मतलब जो टीचिंग प्रोग्राम में जो मूल्यांकन होता है वो क्या, उसके बारे में पूछ रहा है। टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या मतलब? टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड, मतलब साल में केवल अंत में होना चाहिए। टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ लेसन, क्या हर पार्ट के अंत में होना चाहिए। इट्स कंटिन्यूअस एंड गोज इनटू ड्यूरिंग लेसन आल्सो, ये लगातार होना चाहिए और प्रत्येक पार्ट और प्रत्येक समय में लगातार होना चाहिए। या फिर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, यह टीचिंग पार्ट का हिस्सा नहीं है। बताए दोस्तों इन चारों में से आंसर कौन सा होगा? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इवैल्यूएशन इन टीचिंग प्रोग्राम में दोस्तों ये होता है इट टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। जी नहीं, आपने सुना ही होगा एनसीएफ का ये मोटो है सी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत समग्र मूल्यांकन, मतलब लगातार होने चाहिए। जैसे पहले दोस्तों ये होता था कि बच्चे की केवल जो उसको स्कॉलेस्टिक वे में जो पढ़ाई होती थी, उसकी जो उसके मार्क्स होते थे उसी से जज कर लिया जाता था कि लड़का नहीं कुछ आगे इतना तेज है तो लड़का कुछ बनेगा, इसका मतलब इसका कैरियर सही है। अगर लड़का मान लीजिए नंबर कम लाता है, चाहे मैथ में, इंग्लिश जो भी अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो, तो लोग उसके अंदर लगा लेते थे, टीचर भी और घर वाले भी, कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अगर ये सचिन तेंदुलकर के माता पिता सोचे होते, बिल गेट्स के सोचे होते, तो कभी हमें बिल गेट्स नहीं मिलता ना सचिन तेंदुलकर मिलता। इसलिए एनसीएफ जब लॉन्च हुआ देश भारत में, तो वो क्या बोलता है, मतलब बच्चे के स्कॉलेस्टिक को लेकर को स्कॉलेस्टिक, मतलब उसके शैक्षिक से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि वो ठीक है अब पढ़ाई में वो सही नहीं है, लेकिन उसके अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकता है बैटिंग में सही हो, बॉलिंग में सही हो, टेनिस में सही हो, स्विमिंग में सही हो। अब जैसे अभी आप देख लीजिए नीरज चोपड़ा जी जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। कई बार इंटरव्यू में बोला भी था कि भाई हिंदी बोल सकते हो तो आप हिंदी में पूछो। तो इसका मतलब ये नहीं, गोल्ड पहली बार किसने लाया? नीरज चोपड़ा ने। क्यों? क्योंकि वो ठीक हो पढ़ाई में कमजोर हो, चाहे इंग्लिश में कमजोर हो, लेकिन आपका जो जैवलिन थ्रो है उसमें तो वो बेस्ट है, उन्होंने अपना उसमें बेस्ट दिया। तो दोस्तों यही एनसीएफ कहता है क्या कि हाँ, जो बच्चे का जो जजमेंट होना चाहिए, जो आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो, तो उसका स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक मतलब उसके शैक्षिक गतिविधि से के अतिरिक्त उसके जो बाहरी अन्य करिकुलर एक्टिविटी है उसको भी आपको जज करना पड़ेगा कि वो किसमें ओवरऑल किसमें सही है, तभी वो मूल्यांकन सही और समग्र मूल्यांकन कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों?
इट इज़ कंटिन्यूअस, ये लगातार होना चाहिए, एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन ऑल्सो, और हर पार्ट के बाद होना चाहिए। मतलब मान लीजिए एक लेसन पढ़ा दिया टीचर ने, उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह उसके बारे में उसका सारांश वगैरह बच्चे से पूछ लिया जाए, इसको बोलते हैं क्या, इवैल्यूएशन ऑन टीचिंग प्रोग्राम। तो मतलब ये लगातार होना चाहिए और हर पार्ट के दौरान होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द सब्स्टिट्यूशनल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड था ये किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की, डॉक्टर वेस्ट, एच.ई. पामर या रॉबर्ट मैनेगर। बताए दोस्तों, मैनेगर किसने दिया था सब्स्टिट्यूशनल मेथड। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड किसने दिया था दोस्तों, एच.ई. पामर ने दिया था इसको। नॉम चॉम्स्की बताया था मैं कि ये भाषा से संबंधित है। डॉक्टर वेस्ट आपके साइलेंट मेथड है, जो जिसे डॉक्टर वेस्ट मेथड भी बोला जाता है। रॉबर्ट मैनेगर जो डायरेक्ट मेथड आया था उसके 3 लोग ने दिया था, उसमें लिखे हैं। अगला है हमारा विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, मतलब इनमें जो चारों ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कौन सा गुण नहीं है एक अच्छी किताब का। बताएं दोस्तों, इसमें से कौन सा गुण नहीं है एक अच्छी किताब का। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, एडिक्वेट ऑब्जेक्ट मैटर, सुटेबल वोकैबुलरी, या फिर 2 बार हो गया है, फ्रीक्वेंटली मिस स्पेल्ड वर्ड्स। बताएं दोस्तों, तो विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, तो क्या होता है दोस्तों, ये मतलब अच्छी किताब के कौन से गुण नहीं होते हैं, तो विच एडिक्वेट ऑब्जेक्ट मैटर, सूटेबल वोकैबुलरी जी होते हैं। एडिक्वेट ऑब्जेक्ट मैटर जो आप उसमें चीज़ें दी हुई हैं, जो बातें कही हुई हैं वो एक तरीके से हों, एक सही मैनर में हो, तो ये भी बात सही है। फ्रिक्वेंटली मिस स्पेल्ड नहीं, बार बार गलती हो रही है और किताब में बार बार मिस स्पेल्ड वर्ड है, तो एक अच्छी किताब की खासियत नहीं हो सकती। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि पूछा ही था कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसी बात है जो ग्रामर मतलब GTM मेथड में सही नहीं है। ऑप्शन है हमारा द गोल ऑफ द मेथड इज टू एनेबल लर्नर टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, मतलब द गोल ऑफ द मेथड मतलब इस मेथड का लक्ष्य होता है टू एनेबल लर्नर टू रीड लिटरेचर, मतलब विद्यार्थियों को साहित्य पढ़ाना, रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में लिखवाना। टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लास, अध्यापक जो होता है वो सर्वेसर्वा होता है क्लास का। या फिर वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज, मतलब शब्दों वोकैबुलरी मतलब शब्दकोशों पर और व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाता है। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। और ओरल कम्युनिकेशन मतलब जो ओरल कम्युनिकेशन होता है इज यूज्ड एज ए टेक्निक, और ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसे एक टेक्निक के रूप में यूज किया जाता है। इन चारों में से ऑप्शन बताएं दोस्तों कौन सा सही होगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू GTM मेथड, दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आपको पता है दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, वही जिससे हम और आप पढ़कर आए हुए हैं, वही जिसमें टीचर ही सर्वेसर्वा होता था, बस आया किताब उठाया लिखवाया, उसके बाद उसमें मीनिंग जो आए उसके एक ब्लैक बोर्ड पे एक मीनिंग उसका अर्थ, वर्ड मीनिंग इसमें। तो इसमें 3 चीज़ें होती थी दोस्तों, इसमें टारगेट लैंग्वेज को पूरी तरह अवॉइड किया जाता था। दूसरा इसमें टीचर ही सर्वेसर्वा मतलब होता था, मतलब एक्टिव मोड में टीचर होता था। बच्चे क्या है कि आप किताब लेके बैठे हुए हैं, कोई इसको मार रहा है कोई इसको मार रहा है, अपने में मौज मस्ती कर रहे हैं। और टीचर जब ब्लैक बोर्ड से नज़र हटाते बच्चों की तरफ आते हैं तो बच्चे एकदम सावधान मुद्रा में, उनसे ज़्यादा कंसंट्रेशन तो किसी के पास है ही नहीं। ऐसा मतलब हमने भी किया है, आपने भी किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, इसमें वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी बिकॉज क्योंकि जो अध्यापक जो किताब में जितने भी डिफिकल्ट मीनिंग होती थी उसको समझाने के बजाय क्या करता था, वो ब्लैक बोर्ड पे एज इट इज़ लिख देता था उसका अर्थ, और वही हम लोग क्या कर लेते थे, मतलब रट लेते थे। और अगले दिन को जब बताओ मीनिंग, तो हम लोग जो बच्चे रट्टू टोटो टाइप के होते थे बोल देते थे। तो दोस्तों इसमें टारगेट लैंग्वेज को अवॉइड किया जाता है, इसमें टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है, बच्चे पैसिव रोल प्ले करते हैं। इसमें मदर टंग पूरी तरह से भर के अलाउ है, मदर टंग ही यूज़ होता है इसमें। इंग्लिश जो आपका टारगेट लैंग्वेज जो भी हो, कोई भी हो टारगेट लैंग्वेज, आपका इंग्लिश हो चाहे रशियन, अब रशिया में तो रशियन टारगेट लैंग्वेज हो सकता है, चाहे अमेरिकन में हो, किसी देश की बात कर रहे हैं
तो दोस्तों उसमें क्या था, उसको पूरी तरह से क्या किया जाए, अवॉइड किया जाता है। जिसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो वही पूरा जीटीएम मेथड में कौन सही नहीं था। द गोल ऑफ द मेथड, इस मेथड का लक्ष्य इज एनेबल लर्नर टू रीड लिटरेचर रिटेन इन द टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल, द टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लास, ये भी सही है। द वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड, बिल्कुल। ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एज ए टेक्निक, तो दोस्तों यही हमारा गलत है। मतलब ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि अथॉरिटी होता था क्लास का वही, वोकेबलरी पे और ग्रामर पे विशेष जोर दिया जाता था, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत पर ऐसा कुछ जोर नहीं दिया जाता। ये किस में किया जाता है दोस्तों, मतलब वार्तालाप कन्वर्सेशन किस में किया जाता है, लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंस वाला जो चीज़ें होती हैं, ओरल डायरेक्ट मेथड में आपको ओरल कम्युनिकेशन यूज एज ए टेक्निक वे में किया जाता है, लेकिन इसमें जीटीएम मेथड में ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 लिमिटेशंस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बोल रहा है इन चारों में से कौन सी चारों में से चीजें हैं जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से संबंधित नहीं है। क्या, द मेथड पुट ट्रिमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज, word to word translation are often unsatisfactory, the grammatical analysis often confuses students, the method requires teachers who have native like fluency in the foreign target language। बताएं दोस्तों, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया हो। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो क्या पूछ रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से डज नॉट बिलोंग मतलब संबंधित नहीं है। तो द मेथड मतलब यह मेथड पुट ट्रिमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, मतलब बच्चे के मस्तिष्क पर जोर देता है। सही बात है, वर्ड याद करेगा तो दिमाग तो जोर लगेगा ही लगेगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मेथड आर ऑफर अनसेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल। इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती थी दोस्तों, यूनिट टीचिंग वर्ड टू वर्ड होती है, केवल इसी की होती भी है। तो ट्रांसलेशन आर ऑफर अनसेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल। बिकॉज कई जगह दोस्तों एक ही वर्ड के 2 मीनिंग हो सकते हैं। जैसे बच्चे, मान लीजिए बच्चा ये याद कर रहा है कि मान लीजिए कोई मीनिंग हो और उसके 2 अर्थ निकलते हों। जैसे मान लीजिए कोई मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए एक आ जाए रॉक, रॉक मतलब होता है चट्टान, और रॉक एक नाम भी हो सकता है। तो मान लीजिए दे दिया हो किसी किताब में कि रॉक इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो बच्चा तो यही जान रहा है कि रॉक मतलब चट्टान होता है, चट्टान होता है, तो फिर उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि रॉक मतलब तो चट्टान होता है, तो रॉक अच्छा लड़का कैसे हो सकता है। तो ये दोस्तों वर्ड टू वर्ड मतलब रोड, चूँकि रोड मेमोरी पे ज़्यादा फोकस था ये, तो इसमें ऑलवेज अनसेटिस्फैक्टरी, असंतुष्टजनक था ये। द ग्रामर एनालिसिस ऑफन कन्फ्यूज स्टूडेंट, बिल्कुल। ग्रामेटिकल एनालिसिस जो था हमेशा विद्यार्थियों क्या करता था, कन्फ्यूज करता था। बिकॉज वह रटते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा याद किए हुए हैं। पता चला कि सिंगुलर नंबर आया तो यस यस नहीं लगाना है, प्लूरल है तो नहीं लगाना है, सिंगुलर है तो लगाना है। तो हमेशा क्या होता है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते रहते थे। तो दोस्तों तो ये तो बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है। द मेथड रिक्वायर्स टीचर्स हु हैव नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन द फॉरेन लैंग्वेज, जी नहीं कह रहा है। यह इस मेथड ये बात करता था क्या कि टीचर्स हु हैव नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन द फॉरेन लैंग्वेज, मतलब वे अध्यापक रखे जाएं जो जिस तरह मदर टंग बोली जा रही है वैसे ही वो क्या बोले, टारगेट लैंग्वेज को भी बोले। तो ऐसा कुछ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं था दोस्तों, तो ये आप इसका इसमें संबंधित नहीं है। बिकॉज इसमें तो कहा ही गया था जीटीएम मेथड में कि मदर टंग इज अलाउड। मदर टंग क्या था दोस्तों, इसमें अलाउड था। और इसमें द टीचर प्लेज एक्टिव रोल एंड द स्टूडेंट्स प्ले पैसिव। तो नेक्स्ट है हमारा 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलो इन द डायरेक्ट मेथड। बिल्कुल इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि डायरेक्ट मेथड में कौन सी टेक्निक क्या की जाती है, फॉलो नहीं की जाती है। पहला है डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स, कन्वर्सेशन एंड प्रैक्टिस यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज। बताया दोस्तों इसमें चारों में से कौन सा सही है। आई होप आपने आंसर दे दिया हो। चलिए देखते हैं। तो विच आर ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलोइंग द डायरेक्ट मेथड दोस्तों, तो डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन और विजुअल एड्स का यूज किया जाता है, इसलिए तो डायरेक्ट मेथड सबसे महंगी एक्सपेंसिव मेथड है। इसलिए सबकी बात नहीं है, किसी स्कूल वालों की जल्दी, मतलब जो बहुत हाई फाई स्कूल होते हैं वहीं पे ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है,
चलता है, बिकॉज इसमें विजुअल एड्स, इसके टेक्निक्स काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव मेथड भी इसको बोला जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड का तो ही मोटो ही होता है दोस्तों कि बच्चा क्या करे, एज अ फॉरेनर बात करे, मतलब जैसे विदेशी बात करते हो वैसे बात करे। इंग्लिश का टारगेट लैंग्वेज एकदम मतलब बूस्ट हो जाए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ भी वो इंग्लिश में या टारगेट लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज में बात कर सके। तो ये सही है। यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें क्वेश्चन और आंसर एक्सरसाइज की जाती है, बट यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज ये सरासर गलत है, बिकॉज इसमें पूरी तरह से टोटली वे में डायरेक्ट मेथड में आपका नेटिव लैंग्वेज को अवॉइड किया था, कि मतलब आपको क्या करना है, आपको बोलना है तो केवल इंग्लिश में बोलो, अन्यथा आप चुपचाप क्लास में बैठे रहो, मत बोलो। बट आपको वेन एवर यू स्पीक, जब आपको भी कभी बोलना है तो कैसे में बोलेंगे, आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो ये बात दोस्तों किस में थी, डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड के 3 बातें हो जानी दोस्तों। इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है, सेंटेंस होती है। इसमें टीचर जो होता है वो पैसिव रोल प्ले करता है, बच्चे एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या होता था, नेटिव लैंग्वेज को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। इसमें नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्किल्स लैंग्वेज आर देयर, मतलब लैंग्वेज के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, बताएं दोस्तों। 2, 4, 5, 6 बताएं। अभी पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था और समझाया भी था आपको। आई होप आप समझ गए होंगे, आपने आंसर दिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्किल लैंग्वेज आर देयर। तो दोस्तों 4 होते हैं। कौन कौन? पहला होता है सीमेंटिक। पहला क्या होता है दोस्तों, सीमेंटिक। ये किससे संबंधित होता है दोस्तों, मीनिंग से, मतलब किससे संबंधित होता है, मीनिंग से। ये पहला है दोस्तों। सेकंड होता है आपका फोनेटिक। ये आपका क्या होता है दोस्तों, साउंड से संबंधित है, साउंड से रिलेटेड चीज़ों को किसमें होता है, फोनेटिक। अगला होता है ग्राफिक, ये लिखने से संबंधित है, राइटिंग से जुड़ता है दोस्तों। और फोर्थ वाला है आपका फोनेटिक कम ग्राफिक, मतलब लिखने और पढ़ने दोनों से जुड़ता है दोस्तों, फोनेटिक एंड कम ग्राफिक। तो दोस्तों हो गया, क्या क्या होता है दोस्तों, 4 ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के क्या होते हैं, सीमेंटिक मीनिंग से जुड़ता है। ऑब्जेक्ट अगर एग्जाम में आ जाए दोस्तों कि व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, तो आपका ऑप्शन दे दिया जाए सीमेंटिक, फोनेटिक, तो सीमेंटिक जोड़ना है दोस्तों। सीमेंटिक क्या होता है, मीनिंग से जुड़ता है, फोनेटिक साउंड से, ग्राफिक राइटिंग से, और फोनेटिक कम ग्राफिक, तो दोस्तों किसमें होता है, राइटिंग एंड साउंड। नेक्स्ट है हमारा स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैस्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इजिली, टीचर्स कैन रिमेडिएट बाय बिगिनिंग्स विथ। मतलब जो स्लो लर्नर्स हैं, जो मतलब किसी चीज़ से कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, टू ग्रैस्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर इजिली, तो टीचर्स कैन रिमेडिएट बिगिन विथ। तो किसी भी मीनिंग्स को क्या करते हैं आप, स्ट्रक्चर्स को एक ही में ग्रैप्स कर देते हैं, मिला देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो टीचर्स को कैसे उसे रिमेडिएट करना है, उसका उपचार कैसे करेगी, उसका डायग्नोस कैसे करेगी, उसका उपचार कैसे करेगी। रिमेडिएट मतलब होता है दोस्तों उपचार करना। रिमेडिएट मतलब क्या होता है दोस्तों, उपचार। तो बताएं दोस्तों, सेटिंग ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, मैंने उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलेगी। पेयरिंग देम विद क्लेवर स्टूडेंट, उनको जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, उनके साथ उनको बैठाएगी या फिर उनके साथ जोड़ देगी। आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, या फिर जिस चीज़ में उन्हें दिक्कत है उसका पता लगाएगी। या फिर प्रिपेयरिंग समरी ऑफ द कंटेंट, या फिर कंटेंट के लिए समरी मतलब तैयार करेगी। बताएं दोस्तों इसमें चारों में से आंसर कौन सा है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जो जब भी दोस्तों रिमेडिएट की बात आ जाए, तो रिमेडियल टीचिंग की बात आ जाए, तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोस करना, मतलब समस्या का क्या करना, पता लगाना कि आखिर समस्या है क्या, किस फील्ड में समस्या है उसको। या हो सकता है उसको, मान लीजिए बच्चा पढ़ने में कमजोर, या तो उसको वो मंदबुद्धि हो, स्लो लर्नर मतलब मंदबुद्धि हो, या फिर उसको डिसलेक्सिया हो, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, अफेजिया भी हो सकता है, डिस्ग्राफिया, कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि सारे विषय में सब्जेक्ट में वो सही हो, केवल एक जो आइडेंटिफाई हो, जैसे मान लीजिए मैथ में कमजोर हो, या फिर इंग्लिश में कमजोर हो, या फिर साइंस में कमजोर हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, उसका डायग्नोस किया जाएगा कि उसकी
किस चीज़ में दिक्कत है। हम डॉक्टर के वहाँ जाते हैं तो पहले आप बताते हैं कि हमारे गला में इन्फेक्शन है, चाहे हम बोल नहीं पाए, चाहे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पहले बोलता है जाइए पहले आप ब्लड टेस्ट कराइए। क्यों? क्योंकि पहले उसे पता तो चल जाए कि स्पेशल इसको बीमारी क्या है, इसको पर्सनली इसको मतलब किस फील्ड में दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, डायग्नोसिस होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, रेमेडिएट करते हैं, मतलब उसको उसका उपचार करते हैं। तो इसमें दिया स्टडिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस। बिल्कुल है, जब उस बच्चे को पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है तो प्रैक्टिस लेके क्या करेगा, वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है पेयरिंग देम विद द क्लेवर स्टूडेंट्स। इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और बच्चा अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करेगा। बिकॉज मान लीजिए कोई कमजोर बच्चा है, उसको तेज वाले बच्चे के पास बैठा दोगे तो क्या करेगा वो, हाँ अपने आप को डिमोरलाइज, क्योंकि बाकी आंसर वो सही जो तेज बच्चा वो देगा, ये नहीं दे पाएगा, तो अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करेगा और हो सकता है वो कुंठा का शिकार भी हो सकता है। तो दोस्तों ये भी मेथड क्या है, गलत है। प्रिपेयरिंग समरी ऑफ द कंटेंट, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ आइडेंटिफाई, बिल्कुल उसका पता लगाएंगे द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, कि उसे किस क्षेत्र में दिक्कत है उसका पता लगाएंगे, फिर उसे रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड कराएंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, स्लो लर्नर से क्या हो जाएगा, फास्ट लर्नर हो जाएगा, अगर वो मेहनत करेगा तो। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग ए लैंग्वेज इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिसनिंग माने LSRW, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, ये कैसा मतलब ये प्रक्रिया है, क्या इन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है, क्या शिक्षा से मतलब संबंधित है, या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक है, या फिर दोनों है, या फिर नन ऑफ दिस, बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो पूछा क्या है दोस्तों, लर्निंग ए लैंग्वेज इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व। तो बिल्कुल दोस्तों आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 प्रोसेस होते हैं, L, S, R एंड W। मतलब बच्चा पहले क्या करता है, लिसनिंग पहले सुनता है। छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। किसी भी बच्चे को प्रोसेस मतलब किसी भी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले 4 चीज़ें होती हैं, लिसनिंग, उसके बाद से वो क्या करेगा, स्पीकिंग, बोलेगा, उसके बाद से रीडिंग, क्या करेगा दोस्तों, पढ़ेगा, देन क्या करेगा, लिखेगा, LSRW, लिखना, सुनना, लिखना, पढ़ना, फिर सुनना, पढ़ना, लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, देन लिखना। इसमें दोस्तों ये भी बता दूं, लिसनिंग, सुनना और रीडिंग, ये क्या है दोस्तों, आपका पैसिव है, मतलब ये पैसिव प्रोडक्ट है। आपको पूछ ले कि इन चारों में से एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है, तो दोस्तों लिसनिंग, सुनना और राइटिंग। क्यों, क्या है दोस्तों, ये रीडिंग और लिसनिंग क्या है दोस्तों, आपका पैसिव, क्योंकि आप इसको अब अंदर ले रहे हो ना, आप सुन रहे हो तो आपके अंदर जा रहा है, रीड पढ़ रहे हो मन में तभी आपके अंदर ही जा रहा है। तो क्या है दोस्तों, ये पैसिव है। इसको ऐसे भी आ सकता है, पैसिव पूछ लेता है। और स्पीकिंग मतलब बोलना, और ये लिखना, ये क्या आपका एक्टिव स्किल है। अगर पूछ ले इन चारों में से, एग्जाम में आ जाए कि इन चारों में से एक्टिव स्किल कौन है, पैसिव स्किल कौन है, तो दोस्तों लिसनिंग मतलब सुनना और रीडिंग पढ़ना, ये क्या है आपका पैसिव स्किल है। स्पीकिंग बोलना और राइटिंग क्या है आपका एक्टिव स्किल है। अगर इसको एग्जामिनर घुमा के पूछता है कि इसमें से प्रोडक्टिव स्किल कौन है, हाँ, और प्रोडक्टिव स्किल पूछ लेता है कि कौन है, तो इसमें क्या है दोस्तों, तो प्रोडक्टिव मतलब उत्पादन करना। तो आप स्पीकिंग कुछ कोई चीज़ बोलोगे तो आपके मुंह से बाहर निकला ना, एक तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या है दोस्तों, स्पीकिंग और राइटिंग सेम, जो आपकी एक्टिव स्किल होती है वही प्रोडक्टिव स्किल होती है, और जो आपकी पैसिव स्किल होती है वही क्या होती है, आपकी इनएक्टिव स्किल होती है, मतलब वो निष्क्रिय होती है। कौन कौन सी, लिसनिंग और रीडिंग क्या है आपका पैसिव स्किल है, स्पीकिंग और राइटिंग आपकी एक्टिव स्किल है, जिसको प्रोडक्टिव स्किल भी बोला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि लर्निंग लैंग्वेज इन्वॉल्व द प्रोसेस, बिल्कुल पहले LSRW। तो दोस्तों लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है, बिल्कुल भाषा से संबंधित है, ये भी है, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, बिल्कुल ये मनोवैज्ञानिक सिद्ध है कि बच्चा पहले क्या करेगा, लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग, देन रीडिंग, उसके बाद से राइटिंग। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावादी जो होते हैं दोस्तों, ये कौन से भाषा अधिगम को प्रमोट्स करते हैं, ए टीचर सेंट्रल अप्रोच, ए चाइल्ड सेंट्रल अप्रोच,
ग्रुप सेंटर्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। आपको पता है दोस्तों कि संरचनावादी कौन है, हमारे जेरोम ब्रूनर हैं। तो उन्हीं की बात कर रहा है कि जो संरचनावादी जो होते हैं वो कौन से लैंग्वेज लर्निंग को प्रमोट्स करते हैं। क्या टीचर जो मतलब टीचर सेंटर्ड मतलब जो अध्यापक केंद्र जो व्यवस्था होती है, अध्यापक जिस क्लास में सर्विस कर रहा होता है उसको प्रमोट करते हैं, जब जिसमें बच्चा सर्विस कर रहा होता है मतलब केंद्र में होता है उसको प्रमोट किया जाता है, और अध्यापक क्या होता है एज ए फैसिलिटेटर होता है उसको प्रमोट किया जाता है। बताएं, या दोनों या फिर ग्रुप ऑफ सेंटर या फिर एक ग्रुप को सेंटर मान के किया जाता है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स, तो दोस्तों चाइल्ड सेंटर अप्रोच। हमेशा वो क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है, क्योंकि रचनावादी को दोस्तों पता ही है कि बच्चे को फ्रीडम दिया जाए, डूइंग बाय लर्निंग करके सीखने पर जोर दिया जाता है, एनसीएफ से जुड़ता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से जुड़ता है, बच्चे को अभिव्यक्ति पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, बच्चे को एकदम जो कर रहा है बस उसको करने दीजिए और करके ही वो सीखेगा। और अध्यापक उसमें क्या करेगा दोस्तों, एज ए मैनेजर कह लीजिए या एज ए फैसिलिटेटर कह दीजिए, सुविधा प्रदाता के रूप में बस गाइड करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। फॉर्मेटिव मतलब जो फॉर्मेटिव फॉर्म का मूल्यांकन होता है वो किस पर, उसका सिद्धांत किस पर आधारित होता है। गुड कैटेगरी ऑफ रिजल्ट, रोट मेमोरी, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग या इमिटेशन। बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया हो। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं एग्जाम में, एक सम्मेटिव टेस्ट होता है, सम्मेटिव। तो सम्मेटिव में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है यूनिट टेस्ट, मतलब ये केवल साल के अंत में होता है, लास्ट में जो सम्मेटिव टेस्ट होता है, इसमें लास्ट में इस जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, सम्मेटिव टेस्ट बोलते हैं, सम्मेटिव वैल्यूएशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद समेटिव टेस्ट के बाद यू कैन नॉट चेंज योर रिजल्ट, आप अपने परिणाम को चेंज नहीं कर सकते। ओवरऑल जो आपने साल भर में जो पढ़ा है उसका व्यू देता है, गिस्ट हो जाता है, मतलब एसेंस ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल भर में आपने क्या किया, आपका परफॉर्मेंस कहाँ कैसा था, स्कॉलस्टिक को स्कॉलस्टिक में कैसा था, आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में कैसे रहे, सारी चीज़ें वो लास्ट में समेटिव टेस्ट में पता चल जाता है कि मैंने अपने ओवरऑल व्यू आपका क्या था, परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर आपका क्या था, वो पता चलता है समेटिव टेस्ट में। लेकिन दोस्तों फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, ये आपका टर्म टेस्ट होता है कि हर एक महीने 2 महीने पे, हर एक महीने पे ये होता है। तो दोस्तों तो ये पूछ रहा है कि फॉर्मेटिव ऑफ एवल्यूशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब आपने एक महीने में पढ़ा, उसका टेस्ट दिया, तो आपने कितना एक महीने में सीखा है, और वो क्या होता है दोस्तों, वो टेस्ट के दौरान पता चल जाता है, फॉर्मेटिव टेस्ट में पता चल जाता है कि आपने एक महीने में क्या सीखा, हाँ उसका रिजल्ट आपको एक महीने के बाद मिल जाता है। और साल भर में आपने क्या सीखा वो समेटिव टेस्ट है, और हर महीने के अंदर ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस में आपने क्या सीखा वो क्या होता है आपका फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ये होता है टर्म टेस्ट, वो होता है यूनिट टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा हु हैज सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग एज प्लानिंग, लीडिंग एंड इवेल्युएशन, मतलब 4 जो टीचिंग के स्टेप्स हैं, स्तर हैं, जैसे योजना, प्रयोजना और मूल्यांकन, ये किसने दिया, जेके डेविस, ब्लूम, पामर या स्पेंसर। बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। और ऐसा देखा तो सबसे पहले 4 किसने दिया था, प्लानिंग, लीडिंग और इवैल्यूएशन तो दिया था किसने दोस्तों, बीएस ब्लूम ने। लेकिन जेके डेविस ने 4 बताए थे, इसमें इन्होंने नियोजन जोड़ दिया था। नियोजन को बोल सकते हैं आप मैनेजमेंट करके, जेके डेविस में भी बताया था। अगला है द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग, मतलब रेमेडियल टीचिंग का लक्ष्य क्या होता है, टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स, इन रीटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल्स, या बोथ बी एंड सी। बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग, मतलब रेमेडियल टीचिंग का उपचार जो शिक्षा होती है उसका क्या लक्ष्य होता है, देखिए।
तो द एम डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्ट, बिल्कुल जो पढ़ने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका पता लगाना, तो बिल्कुल ये भी सही है। टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स, और क्या है, रीटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल, जी नहीं दोस्तों, इसमें क्या होगा, टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, ये सही हो जाएगा। टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स, इसका कोई मतलब नहीं है। रीटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल, रीटीच नहीं होता है दोस्तों, इसका मतलब ही नहीं होता। बस क्या हमारा क्या आंसर सही है दोस्तों, टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब केवल जो आपकी पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका पता लगाना रेमेडियल टीचिंग का होता है, उसको सुधार करने के लिए, उन्हें उसको उपचार करने के लिए रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। अगला है ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजली, मतलब एक बच्चा अपनी मातृभाषा बड़े ही आसानी से सीख जाता है, इस क्योंकि द मदर टंग इज वेरी इजी, क्योंकि मातृभाषा बहुत आसान होती है। ही लव्स द मदर टंग, वो मातृभाषा से बहुत प्रेम करता है। देयर इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फैमिली फॉर लर्निंग, उसे एक प्राकृतिक वातावरण मिलता है, अपनापन मिलता है उसके फैमिली में, इसलिए सीख जाता है। या फिर मदर टंग इज वेरी हार्ड, या फिर मदर टंग बहुत कठिन होता है इसलिए सीख जाता है, बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया हो, चलिए देखते हैं। तो ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजिली बिकॉज द मदर टंग इज वेरी, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, मदर टंग आसान नहीं होती। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में रहते तो हमें भोजपुरी या हिंदी हमारी मातृभाषा तो हमें आ रही है, लेकिन जो हमारे लिए जो केरल में होगा उसको क्या पता, जो यहाँ पे जाए वहाँ की मातृभाषा तो तमिल है ना, केरल है ना, तेलुगु बोली जाएगी, मलयालम बोली जाएगी, तो उसके लिए वो मुश्किल होगी। तो दोस्तों ये बात तो गलत है कि बहुत आसान होती है, गलत बात है। ही लव्स द मदर टंग, ठीक है मातृभाषा से सब प्रेम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसको बहुत जल्दी आ जाएगी। मदर टंग इज वेरी हार्ड, ये भी कोई बात नहीं है। हाँ ये बात सही है, देयर इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट, उसे क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है इन द फैमिली फॉर लर्निंग, क्योंकि वो जिस देश में जिस जगह पे पैदा होता है वहाँ की मातृभाषा इसलिए सीख जाता है क्योंकि उसे बराबर उसके परिवार में वो बचपन से जब जन्म लेता है उसी भाषा में पला बड़ा रहता है, उसके चारों तरफ उसके समाज में, कम्युनिटी में, फैमिली में, दोस्तों में, स्कूल में भी उस वैसा ही एनवायरनमेंट मिला हुआ है, वैसे ही भाषा का प्रयोग हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों, बच्चा सुनते सुनते, लिसनिंग, इसलिए स्टेप देखिए, लिसनिंग, सुनते सुनते क्या होता है, उसको भाषा को क्या अधिग्रहण कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तब जाकर वो उसी भाषा में बोलना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चा दोस्तों, यहाँ का बच्चा और अमेरिका का बच्चा सेम होते हैं, उनके भी दो आँख होते हैं, एक ही दिमाग होता है, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे के होते हैं। लेकिन हमारे वहाँ का बच्चा पैदा होता है तो पापा मामा जो भी बोलता होगा कुछ दिन बाद वो हिंदी में ही बोलेगा, जैसे जिस रीजन में पैदा हुआ हो, साउथ में पैदा हो तो तेलुगु बोलेगा, मलयालम बोलेगा, राजस्थान में कोटा जिला की तरफ पैदा हो तो मारवाड़ी वगैरह बोलेगा, गुजरात में गुजराती बोलेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वही अमेरिका, रशिया वाला बच्चा रशियन बोलेगा, अमेरिकन वाला बच्चा ब्रिटिश लैंग्वेज बोलेगा। तो दोस्तों क्या है, एनवायरनमेंट, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एनवायरनमेंट। आप और जैसे आपका वातावरण रहेगा, जैसे आपकी फैमिली रहेगी, उसी हिसाब से बच्चा क्या बोलेगा, भाषा को एडॉप्ट कर लेगा। बिकॉज नॉम चॉम्स्की ने भी ये क्या कहा था कि बच्चे में जन्मजात भाषा की क्षमता होती है। नेक्स्ट हमारा, फॉर लर्निंग इंग्लिश द पीपल शुड फॉर्मुलेट द हैबिट, मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए मैंने शिष्यों को, बच्चों को क्या करना चाहिए, कौन सी आदत अपनानी चाहिए, इमिटिएट देयर पेरेंट्स, अपने पिता की नकल करना, लिविंग इन एन इंग्लिश एरिया, इंग्लिश एरिया में रहने का मतलब जहाँ जो सब लोग इंग्लिश बोलते हो, इंग्लैंड चले जाओ इससे अच्छा है, तब वहीं पर सब इंग्लिश बोलेंगे। रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर, बताएं दोस्तों इन तीनों में से कौन सही है। ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, लिविंग इन एन इंग्लिश एरिया, मतलब इंग्लिश बोलना हो तो आप इंग्लैंड में जाकर रहिए, तब तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो फॉर लर्निंग इंग्लिश द पीपल शुड फॉर्मुलेट द हैबिट, दोस्तों अगर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना है तो बच्चों को क्या करना चाहिए, इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स। जरूरी थोड़ा है कि उसके पिताजी इंग्लिश भी बोलते हो, मान लीजिए बच्चा इंग्लिश बोलना चाहते हो, उसके पिताजी माता हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, मारवाड़ी बोलते हो, तेलुगु मलयालम बोलते हो, तो वो कैसे इंग्लिश बोलेगा, तो ये भी बात गलत है, वो नकल कैसे कर पाएगा। लिविंग इन, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ा है कि मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है तो कैसे इंग्लैंड जाकर रह सकता है, उसको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा उसको, वो भी नहीं जा पाएगा क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू में भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर डेली, अगर उसे इंग्लिश बोलना है तो वो क्या करे, किताबें पढ़े, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़े, और रोज आदत डाले कहाँ, लाइब्रेरी जाने की, गो टू लाइब्रेरी डेली, मतलब रोज आदत डाले लाइब्रेरी जाने की, किताबें पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की इंग्लिश में। और जितना ही वो पढ़ेगा दोस्तों, साइलेंट रीडर, मतलब अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट के मेथड के अनुसार वो अधिक से अधिक किताबें पढ़े,
मैगजीन्स पढ़े, तब उसे क्या होगा, उसे कॉन्फिडेंस आएगा और वो धीरे 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 उसके अंदर फ्लुएंटली आ जाएगी इंग्लिश बोलने में। अगला है हमारा विच ऑफ दिस इज नॉट ए टेस्टिंग टेक्निक टू टेस्ट स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट। इसमें से कौन स्कॉलेस्टिक में शैक्षिक संबंध में सही नहीं है, कौन सी टेस्टिंग टेक्निक संबंध नहीं है। टर्म टेस्ट, रेडीनेस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या परफॉर्मेंस ऑन असाइनमेंट। बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चल देखते हैं। तो विच ऑफ दिस नॉट टेस्टिंग टेक्निक टू स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट, दोस्तों बिल्कुल जो मतलब जो शैक्षिक गतिविधि होती है उसमें टर्म टेस्ट बताया था कि किसका पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट है आपका समेटिव टेस्ट का। तो ये होता है रेडीनेस टेस्ट, ये भी होता है। रेडीनेस टेस्ट ये होता है दोस्तों जो एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित होता है, कि मतलब आप किसी फिगर को दिखा के उसके बारे में पूछा जाता है। ये एनडीए वगैरह के एग्जाम में वगैरह में अधिक जब इंटरव्यू सेक्शन में होता है उसको बोलते क्या बोलते हैं, रेडीनेस टेस्ट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है। लेकिन दोस्तों ये परफॉर्मेंस ऑन असाइनमेंट क्या है, ये को स्कॉलेस्टिक टेस्ट में आता है, मतलब कोएस्टिक एस्पेक्ट में आता है, मतलब अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती हैं उसमें ये क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑन असाइनमेंट वाला सिस्टम आता है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज स्किल इज नोन एज, मतलब शब्दों का जो अध्ययन किया था उसको क्या बोला जाता है, सिमेंटिक्स, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स या लिंग्विस्टिक। बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका बताइए, इसका आंसर आप दीजिएगा। उसमें इसमें का आंसर सिमेंटिक्स आपको बता दिया हूँ मैं। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का जो भी होते हैं उनको लिंग्विस्टिक बोला जाता है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में से आप मैं कोई एक होगा, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। आपकी इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कौन सा 50 क्वेश्चन का जो नंबर है कि स्टडी ऑफ मीनिंग इज लैंग्वेज इज नोन एज, 50वें नंबर का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एडवांटेज ओवर एस्से टाइप क्वेश्चन बिकम सच क्वेश्चंस। मतलब बोल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं, हैव एडवांटेज ओवर एस्से टाइप क्वेश्चन बिकॉज वो जो एस्से टाइप क्वेश्चन होते हैं उससे अच्छे होते हैं, क्योंकि इजी टू मार्क, चेक करने में आसान होते हैं। इजी टू मार्क मतलब मार्क करने में आसान होते हैं। इजी टू चेक करने में आसान होते हैं। इजी टू कंस्ट्रक्ट मतलब लिखने में आसान होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा। आई होप आपने आंसर दे दिया हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन इसलिए अच्छे होते हैं दोस्तों कि वो क्या होता है, इजी टू चेक, मतलब वो चेक करने में आसान होते हैं, आसानी होता है, बिकॉज उनकी वैलिडिटी होती है दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए नॉर्मल पूछ दे कि लैंग्वेज एक्सपेक्ट कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब मैं चेक करूँ तभी मैं, वो लड़का बच्चा 4 लिखा तभी मैं उसे 1 नंबर दूंगा। हाँ, और गांव का स्कूल का कोई चपरासी भी चेक करता है अगर उस लायक हो तो भी उसको उतना ही नंबर देगा, बिकॉज क्योंकि उसकी वैलिडिटी क्या है, सेम, उसकी वैधता जो क्या है वो सेम है। लेकिन मान लीजिए ऐसे जो है, ऐसे टाइप क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया और कॉपी चेक करने के लिए मेरे पिताजी के दोस्त के पास पहुंच गया वो किताब, वो कॉपी, तो उन्होंने देखा अरे ये तो मेरे दोस्त का लड़का है, तो पता चला कि 5 क्वेश्चन का नंबर है ऐसे में, तो उन्होंने मुझे 4.5 नंबर दे दिया। 5 में 5 भी दे सकते हैं, ज़्यादा प्यार आ जाएगा तो दोस्तों क्या है, तो इस तरह इस चक्कर में मान लीजिए जो बच्चा वाकई में उस लायक होगा उसे तो 4 ही नंबर मिले, वो कितना भी अच्छा लिखा हो तो दोस्तों इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्यार चक्कर में दूसरे का हम क्या कर नुकसान कर देंगे, और ये सिस्टमेटिक वे में सही भी नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर फोकस किया जाता है, बिकॉज उसमें रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी भी होती है, मतलब कोई भी चेक करे उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, उसमें विश्वसनीयता भी होती है। इसकी वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को प्रीफर किया जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स इज, मतलब विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन द एंड ऑफ, मतलब कि जो भाषा का जो अंतिम चरण होता है वो किसके लिए, उस टेस्ट को क्या एडमिनिस्ट्रेटेड के मतलब उसके ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स इज मेमोरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट। मतलब किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो उसके लिए जो जांच होती है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट दिया तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कौन सी उसकी अब आंसर मुंह में आ गया है दोस्तों, लेकिन चलिए आप बता दीजिए फिर बताऊंगा। मेमोरी टेस्ट बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, प्लेसमेंट टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट।
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ए टेस्ट विच एज इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स, मतलब या इसका मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो और जो उसका परीक्षा होता है उसके बाद उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है अचीवमेंट टेस्ट, मतलब उपलब्धि परीक्षण। मतलब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के बाद जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण बोला जाता है। मतलब इस भाषा को आपने सीखने में जो स्किल टेस्ट होता है उसको सरल शब्दों में सुनिए दोस्तों, कोई भी स्किल टेस्ट को क्या बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली सफर फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस। जो भारतीय लर्नर्स होते हैं वो हमेशा इंग्लिश में सफ़र करते हैं, मतलब उन्हें कठिनाई होती है बोलने में। क्यों? क्योंकि वो राइट ईमेल, मतलब कह रहा है इंडियन लर्नर्स, भारतीय जो लोग होते हैं वो इंग्लिश मतलब कठिनाई होती है। किस चीज़ में कठिनाई होती है? क्योंकि ईमेल लिखने में कठिनाई होती है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण करने में कठिनाई होती है। डू नॉट चैटिंग, हाँ, क्योंकि वो चैटिंग नहीं कर पाते। या फिर थिंक दे नो एवरीथिंग, ऐसा सोचते हैं कि वो सब जानते हैं। बताएं दोस्तों इसमें से क्या आंसर सही है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया है इंडियन लर्नर्स, भारतीय लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली, मतलब सामान्यतः अंग्रेजी में सफ़र कठिनाई महसूस करते हैं फॉलोइंग वीकनेस। हाँ, किसमें? तो राइट ईमेल, ईमेल तो बहुत शानदार, मतलब इंग्लिश बहुत शानदार लिखेंगे। डू नॉट चैटिंग, चैट मीटिंग में, लेकिन दोस्तों इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, जो हम बोलते हैं दोस्तों वो बोलने में उन्हें दिक्कत होती है। बिकॉज वो क्या बोलते हैं दोस्तों, वो उनका फोनेटिक्स सही नहीं होता है। बिकॉज हम बोलते हैं स्टूडेंट, तो हम पढ़ते क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट। हम पढ़ते हैं मैंगो, होता है मैंगो। स्टूडेंट ये आपका फोनेटिक्स है, ट्रांसक्रिप्शन में आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आएगा इसमें। तो हम आप बोलते क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट। तो दोस्तों क्या है, प्रोनाउंसिएशन, हम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, प्रोनाउंस किसी चीज़ का नहीं कर पाते। यही दिक्कत होती है इंग्लिश वाले सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों में। इसीलिए हमें जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं वो किसी भी चीज़ को पूरा IPA के अकॉर्डिंग बोलते हैं, इसलिए उनके समझने में इंग्लिश हमें दिक्कत होती है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग के संबंध में कौन सा इसमें सही नहीं है। टेस्ट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टेस्ट डायग्नोस स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, टेस्ट हेल्प प्रोमोट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अ टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर। बताए दोस्तों इसका आंसर दे जल्दी से पढ़कर आंसर दीजिए दोस्तों इसका। आई होप आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं। तो दिया इसमें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू टेस्टिंग। तो दिया टेस्ट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टेस्ट के संबंध में कौन सही नहीं है। तो टेस्ट मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ, बिल्कुल जो परीक्षण होता है वो बच्चे के उपलब्धियों के बारे में पता करने के लिए होता है, तो बिल्कुल ये सही है। टेस्ट डायग्नोस स्टूडेंट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, बिल्कुल जो परीक्षा होता है बच्चे की कमियों के बारे में, वो किस सेक्शन में कमज़ोर है, मतलब किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, किस सेक्शन में कमज़ोर है, किस सेक्शन में मजबूत है, इसका पता लगाता है, बिल्कुल ये भी सही है। टेस्ट हेल्प टू प्रमोट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, बिल्कुल जो परीक्षण होता है बच्चे के मेरिट के में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। यदि टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर, बिल्कुल गलत बात है। टेस्ट प्रोवाइड करता है फीडबैक, तभी तो टीचर को पता चलता है कि ये बच्चे हमारे इस सेक्शन में कमज़ोर हैं, चाहे इस लेसन में कमजोर है, चाहे इस सब्जेक्ट में कमजोर है। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन डी सही है। विच टेक्निक ऑफ रीडिंग यूज टू गेट एट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, इसमें से कौन सा रीडिंग का ये गेस्ट ऑफ द टेक्स्ट मतलब तरीका है। स्कैनिंग, स्कीमिंग, लाइब्रेरी सीकिंग। बताएं दोस्तों चारों में से कौन सा आंसर होगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। दोस्तों बताया भी था मैंने कि जब किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हम ढूंढते हैं, किसी ऐसे चीज़ को, किसी ऐसे वर्ड मीनिंग को डिक्शनरी में ढूंढना पर्टिकुलरली, तो वो क्या होता है दोस्तों, स्कैनिंग होता है। और किसी चीज़ के पूरे सारांश को देखना, वो क्या होता है दोस्तों, आपका स्कीमिंग होता है। तो इसमें क्या बोला है, गेट एट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, तो क्या हो जाए दोस्तों, स्कीमिंग। नेक्स्ट है हमारा इन कम्युनिकेशन। जो क्वेश्चन दोस्तों एक कल मैं बहुत डिटेल में समझाया था,
कल अगर समझ में आया तो दोस्तों कल की वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इन कम्युनिकेशन टेक्निक टीचिंग प्रोमोट्स कम्युनिकेशन बाय, मतलब कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल जो होती है उसमें कम्युनिकेशन कैसे प्रमोट किया जाता है, क्रिएटिंग सिचुएशन, टीचर स्टॉक, बॉन्डिंग ऑफ अल्फाबेट या क्रिएटिंग नर्वसनेस। बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा सही है। आई होप आपने आंसर दे दिया हो। चल देखते हैं। तो इन कम्युनिकेशन टीचिंग प्रोमोट्स कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग सिचुएशन, तो दोस्तों बिल्कुल आपको बताया था मैं कि आपका जो CLT मेथड होता है, जो आप जिसमें डायरेक्ट मेथड हुआ या CLT मेथड हुआ, इसमें बच्चों को एक टास्क दिया जाता है, उसमें एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। किसी को सिपाही बना दिया गया, किसी को चोर बना दिया गया, किसी को शॉपकीपर बना दिया, किसी को बार बनाकर उनको एक ग्रुप में बात कराया जाता है टारगेट लैंग्वेज में। वही होता है क्या दोस्तों, CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये न्यू मेथड है दोस्तों, और इसमें सिचुएशन क्रिएट करके बताया जाता है ताकि बच्चे आपस में कॉन्फिडेंटली बात कर सके टारगेट लैंग्वेज में। और इसमें दोस्तों जो टारगेट लैंग्वेज में इनिशियली में शुरुआती तौर पे मदर टंग का यूज़ किया जा सकता है। इसका एक ही मोटो होता है दोस्तों कि बच्चा कैसे भी बोले लेकिन बोले, और किस में बोले, टारगेट लैंग्वेज में बोले। भले उसकी सहायता के लिए थोड़ा सा मदर टंग का यूज़ कर सकता है, बट वो बोलेगा तो किस में, इंग्लिश में ही बोलेगा। और कैसे गलती बोले कोई दिक्कत नहीं, इसमें मदर टंग का यूज़ ना करें। और इनिशियली वे में उसकी गलती होती है तो एरर्स आर टॉलरेटेड, उसमें गलतियां क्या हो जाती है, स्वीकार की जाती हैं, लेकिन इनिशियली वे में मतलब शुरुआती तौर पर। इसमें बच्चा क्या होता है दोस्तों, एक्टिव रोल प्ले करता है, टीचर्स क्या होता है, पैसिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ एवल्यूएशन फोकस द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब किस प्रकार का सिचुएशनल इवेल्युएशन फोकस करता है, जो अंत में फोकस करता है। अभी बताएं दोस्तों समेटिव इवैल्यूएशन, तो इसमें आपको जहाँ भी दोस्तों दिख जाए इंड प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, समेटिव इवैल्यूएशन। और ड्यूरिंग सेशन तो क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेटिव प्रोसेस। इसका होता है यूनिट, सॉरी इसका यूनिट होता है फॉर्मेटिव का, इसका होता है टर्म। नेक्स्ट हमारा आज का सेकेंड लास्ट, ग्लोबल टेस्ट स्टूडेंट्स वोकैबुलरी वर्ड ऑल राउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। बताएं दोस्तों इसका आंसर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो ग्लोबल टेस्ट क्या होता है दोस्तों, ऑल राउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, मतलब भाषा की सभी के बारे में जानकारी क्या कहलाता है दोस्तों, ऑल राउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज क्या होता है, ग्लोबल टेस्ट होता है, वैश्विक जांच या वैश्विक परीक्षण। सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल टू बी टॉट इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ गुड टीचिंग। बोल रहा है कि किसी भी भाषा में जो सिलेक्शन होता है वो मटेरियल टू बी टॉट इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट गुड टीचिंग, मतलब किसी भी भाषा को पढ़ाने से पहले जो मटेरियल सेलेक्ट की जाती है उसमें सबसे अच्छी चीज़ें क्या हो सकती, मतलब क्या उसमें क्या होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए, हाँ लचीलापन होना चाहिए, सजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए, टीचेबिलिटी पढ़ाने योग्य होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। बताएं दोस्तों इसमें से क्या सही है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो इसका एक सिंपल आंसर है दोस्तों, किसी भी भाषा को पढ़ाने से पहले एक उस मटेरियल में क्या सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों, वो साधारण होता है कि किसी को भी समझ में आ जाए। तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, इसमें सिंप्लिसिटी होना चाहिए। लचीलापन ठीक है लेकिन सिंप्लिसिटी पर ज़्यादा इम्फेस होना चाहिए, वो साधारण तो सबको समझ में आ सकता है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाई इज टेस्टिंग नेसेसरी। वाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर्स। टेस्टिंग मतलब क्यों, परीक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि परीक्षण के से बच्चे की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। टेस्टिंग नेसेसरी फॉर पर्पज यूटिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ रिसोर्स। टेस्टिंग से मतलब क्या होता है दोस्तों, बच्चे के जो यूटिलाइज किया है उसका पर्पज, उद्देश्य पता चलता है। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर। परीक्षण से अध्यापक की क्षमता के बारे में पता चलता है। या फिर टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर क्रिटिसाइज ऑफ लर्नर्स, और कि ताकि परीक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि दूसरे बच्चों की क्या की जाए, आलोचना की जाए। बताएं दोस्तों इन चारों में से आंसर कौन सा सही है। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों वाई इज टेस्टिंग नेसेसरी क्या होता है, तो इसमें क्या, टेस्टिंग नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ लर्नर्स। बिल्कुल परीक्षण किस लिए आवश्यक है, क्योंकि बच्चों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये तो सही है दोस्तों। टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर पर्पज यूटिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज रिसोर्स, ये भी सही है।
टेस्टिंग नेसेसरी टू नो द कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर, बिल्कुल नहीं। टेस्टिंग नेसेसरी फॉर क्रिटिसाइज लर्नर, तो दोस्तों केवल यही आपका आंसर सही है, बाकी ये सारे क्या आंसर गलत है, क्योंकि आंसर क्या पूछा था कि वाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, तो इसलिए नेसेसरी होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद एडू फंडा को। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।